जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल बीके स्टडी लेट्स क्रैक यूट्यूब बोर्ड में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित का रिवीजन करेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम कक्षा 10 के गणित की बात करें तो उसका पहला चैप्टर जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या की बात किया जाए तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटते हैं। एक को बांटते हैं परिमेय संख्या में, दूसरे भाग को बांटते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो अब परिमेय संख्या होने के लिए हम संख्याओं के लिए चार प्रतिबंध लिखते हैं, जिसमें से पहला हमारा प्रतिबंध होता है कि संख्या को हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सके। दूसरा प्रतिबंध होता है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वही तीसरे प्रतिबंध की बात करें तो तीसरा जो प्रतिबंध होता है P व Q एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर वही चौथे की बात करें तो P व Q का मस एक होना चाहिए। कोई संख्या इन चारों प्रतिबंधों को अगर लागू करता है तो वो जो संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर जैसे की बात करें तो आपके प्रश्न में आएगा कि निम्न में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कुछ संख्याएं दे देगा, जैसे आपको 4 दे दे, -4 दे दे, 0 दे दे, पाई दे दे, 22/7 दे दे, ऐसी कुछ संख्याएं दे दे तो आप लोगों को या आपको 1/0 दे दे। ऐसी संख्याएं दे के आप पूछे कि इसमें कौन परिमेय संख्या है, पूछे 6टी। तो इसमें हम लोग करते क्या है, तो हम लोग देखते हैं प्रत्येक संख्याओं को बारी बारी लेकर। पहली हमारी संख्या जो है 4। अगर हम 4 की बात करें, अगर 4 की बात करें तो 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। अगर हम इन चारों प्रतिबंधों से तुलना करें तो ये P बाई Q के रूप में है। वहीं अगर Q की बात करें तो Q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 है। अगर मैं P व Q की एक पूर्णांक संख्या की बात करें तो P व Q एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मानों का संग्रह होता है। जैसे ऐसे करते हुए अनंत तक, वहीं यहाँ -1, -2, -3 ऐसे करते हुए अनंत तक। ये हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, जिसमें P का मान 4 है, इसमें भी हमारा यहाँ पर 4 आ जाएगा। वहीं अगर Q की बात किया जाए तो Q 1 है, तो यहाँ पर Q हमारा एक अन्य पूर्णांक संख्या है। अब हम अगले P व Q का मौसा देखें तो 4 और 1 का जो मौसा होता है 1 होता है, अर्थात ये जो हमारा 4 है सभी चारों प्रतिबंधों को पूरा करता है, अतः ये हमारा जो होगा परिमेय संख्या होगा। ये जो होगा हमारा परिमेय संख्या। उसी प्रकार -4 को देखा जाए तो -4 को हम लोग -4/1 लिख सकते हैं। अगर इसे देखा जाए तो P बाई Q के रूप में है। अगर देखा जाए तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर इसी प्रकार तीसरे प्रतिबंध की बात करें तो P व Q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या -4 यहाँ आएगा, -4 और एक पूर्णांक संख्या है, ये भी बात सही। अगर P व Q का मौसा 1 होना चाहिए तो इन दोनों का मौसा 1 होगा, अतः ये भी हमारी संख्या जो परिमेय संख्या होगी। अगर वही 0 की बात करें तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम P और Q एक पूर्ण संख्या ढूंढे तो 0 और 1 हमारी एक पूर्ण संख्या है, हमारी परिमेय संख्या है।
अगर वहीं में पाई की बात करें तो पाई को हम लोग पाई बटा 1 तो लिख देंगे। यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ही करेगा। अगर मैं p वो तो एक पूर्णांक संख्या है तो यहाँ पर हम देखेंगे पाई कहीं भी पूर्णांक संख्या में नहीं आता, अतः ये हमारा एक परिमेय संख्या नहीं होगा। उसी तरह अगर मैं बाई बटा 7 को देखूं तो इसे p बटा q के रूप में लिख देंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बात सही है। अगर मैं p और q का पूर्णांक संख्या है तो हाँ इसमें हमारा 22 और इधर हमारा 7 आएगा, इसलिए अगर मौसम की एक की बात करें तो मौसम एक होगा, अर्थात ये हमारी परिमेय संख्या होगी। अगर वही 1/0 की बात करें तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में तो लिखे हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर q 0 के बराबर आता है, हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। इस प्रकार हम परिमेय संख्याओं का छटनी करते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी उसे अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। और कक्षा 10 में बात करें तो इसमें एक सवाल आपका प्रसिद्ध है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपके बोर्ड के सवाल में भी आता है, एक प्रसिद्ध आपके सवाल है। तो इसको अगर हम सिद्ध करना चाहें तो हम लोग इसे सिद्ध हम लोग ये दिखा करें कि एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम लोग मान लेंगे कि वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे अगर हम हल की बात करें तो यहाँ हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि माना कड़ी 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात कड़ी में 3 बराबर p बाई q हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करने की बात करें तो ये अगर हम कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बराबर बटा में q स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसे लिखा जाए तो 3 इक्वल टू p स्क्वायर बटा में q स्क्वायर। अगर इसे लिखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 3 है, 3 p स्क्वायर का विभाजिता या गुणनखंड है, विभाजिता या गुणनखंड है। 3 हमारा जो होगा p स्क्वायर का यह गुणनखंड है। अब अगर हम माना, अब आगे हम लिखेंगे माना p बराबर 3r, तो इसे हम लोग पहले वही मान लेंगे समीकरण 1, इसे हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो p बराबर 3r, p बराबर 3r समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो p की जगह जैसे कि हमारा p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर है, तो p की जगह पर हम लोग 3r का होल स्क्वायर, इसके बराबर हम लोग 3q स्क्वायर लिखेंगे। अगर मैं 3r स्क्वायर को देखूं तो इसे हम लोग 9r स्क्वायर लिखेंगे, ये हमारा 3q स्क्वायर हो गया। अगर इसे आगे हम बढ़ाएं तो ये हमारा 3r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, अर्थात q स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर। इस प्रकार देखा जाए तो जो हमारा 3 है q स्क्वायर का भी एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। अब जहां तक कि हम लोग जानते हैं गुण कि p व q का कोई औसत एक ही होना चाहिए, अर्थात ये p व q का 3 एक गुणनखंड है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम लोग लिखेंगे यहीं पर कि 3q का एक गुणनखंड है जो परिमेय संख्या के लिए, परिमेय संख्या के लिए विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम लोग कड़ी में 3 को हम लोग एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे।
अब हम लोग अगले चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर जो हमारा है लसा और मौसम से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक लो कोफैक्टर एंड मैक्सिमम कोफैक्टर। अगर हम लसा और मौसम की बात करें तो लसा मौसम के चैप्टर में एक सूत्र बहुत ही विख्यात है कि पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसन गुणे मौसम। ये हमारा दूसरे चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसन गुणे मौसम। तो ये तो हमारा सूत्र हुआ। अगर आपको पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी है, लसा बराबर लिखना चाहें लसा बराबर तो हमारा हो जाएगा पहली संख्या ए गुणे दूसरी संख्या बटा में ए बी का मौसम ए बी का मौसम। उसी तरह अगर मौसम बराबर लिखना चाहे तो हमारा हो जाएगा ए गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में ए बी का लौसम ए बी का लौसम। इसी प्रकार अगर हमें तीन संख्याएं दी हो, इसी प्रकार हमें तीन संख्याएं दी हो, पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी और अगर तीसरी संख्या सी दिया तो अगर हमें लसन निकालना हो तो उसके लिए हमारा जो सूत्र होगा होगा वो हमारा सूत्र होगा ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी का मौसम बटा में ए बी का मौसम गुणे बी सी का मौसम गुणे सी ए का मौसम। उसी प्रकार हमें मौसम निकालना हो, महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे ए गुणे माफ करना दोस्तों, बैटरी खत्म होने का हम लोगों के क्लास में बाधा उत्पन्न हुई। तो हम लोग आते हैं अपने चैप्टर बहुपद पर। तो अगर बहुपद की परिभाषा की बात किया जाए तो हम लोग परिभाषा में हम लिखेंगे ऐसे बीजीय व्यंजन जिसके चर राशियों के घात धनात्मक पूर्णांक होते हैं बहुपद कहलाते हैं परिभाषा कह रहा है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसके चर राशियों के घात धनात्मक पूर्णांक होते हैं बहुपद कहलाते हैं। अगर मैं जैसे की बात करूं, जैसे अगर मैंने 2x + 5 लिख दिया तो इस बहुपद का चर राशि x है, इसका घात एक पूर्णांक संख्या 1 है तो ये हमारा बहुपद होगा। अगर मैं कड़ी में 3x² + 5 लिख तब भी अगर हम इस बहुपद की चर राशि की बात करें तो x है, इसका स्क्वायर 2 है जो एक पूर्णांक संख्या होती है, अतः ये हमारा बहुपद होगा। अगर हम 3x⁴
एक्स प्लस 5 लिख दें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो चर राशि है उसका जो हमारा पावर है 1/2 आने पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं होगा। अगर हम ऐसे भी अगर लिखते हैं कि पावर -4 प्लस 2x² प्लस 5, तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये चर राशि है इसका जो घात है एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। जब हम बहुपद के बारे में जान गए तो हम लोग अब बहुपद के प्रकार की बात करेंगे। बहुपद के प्रकार की बात करेंगे। अगर हम बहुपद के प्रकार की बात करें, बहुपद के प्रकार, हमारे बहुपद के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं नाम की बात करूं तो पहला हमारा हो जाएगा रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। वहीं दूसरे को हम कह सकते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरे को हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। उसी तरह हम लोग n घात बहुपद, n घात बहुपद भी कह सकते हैं। एक हमारा शून्य घातीय बहुपद भी होता है, शून्य घातीय बहुपद। अगर हम शून्य घातीय बहुपद की बात करें तो अगर कोई संख्या हम लोग साथ लिख दे रहे हैं तो इसे हम लोग शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे अगर इसी को हमें लिखना है तो हम 7x⁻0 कहेंगे। इसमें चर राशि का जो घात है शून्य है, इसलिए इसे शून्य घातीय बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार अगर रेखीय घाती की बात करें तो रेखीय घाती अगर हम 2x प्लस 5 लिखते हैं, यहाँ पर हम x की बात करेंगे तो x में यहाँ x का घात 1 है, जिसका घात 1 है उसे हम लोग रेखीय बहुपद कहेंगे। उसी तरह द्विघात बहुपद की बात करें तो x² प्लस 2x प्लस 5 लिखते हैं, जिसका घात 2 उसे हम लोग द्विघातीय बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार अगर जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का बड़ा घात 3 हो, उसे हम लोग घातीय बहुपद कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद। उसी प्रकार जिस बहुपद का घात n हो, उस बहुपद को हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इस प्रकार हमारे बहुपद के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि इनके मूल कितने होते हैं, मूलों में संबंध हम लोग स्थापित करेंगे। जैसे हमारा एक घातीय बहुपद है तो एक घाती के जो हमारे मूल या शून्यक होंगे, मूल या शून्यक या x का मान, ये तीनों एक ही शब्द है, मूल या शून्य या x का मान। कहने का मतलब अगर रेखीय बहुपद है तो x का मान 1 होगा, x का मान 1 होगा, हमारा मूल भी 1 होगा, शून्य भी 1 होगा। अगर द्विघात बहुपद, अगर हमारा कोई द्विघात बहुपद है तो उसका मूल 2 होंगे, शून्य भी 2 होंगे और x के मान भी 2 होंगे। उसी प्रकार अगर हमारा कोई बहुपद त्रिघाती है तो उसके मूल भी 3 होंगे, शून्य भी 3 होंगे और x के मान भी 3 होंगे। तो हम लोग मूलों से जानेंगे कि हम लोग मूलों और बहुपद में संबंध स्थापित करेंगे। जैसे अगर हमें रेखीय बहुपद की बात किया जाए, रेखीय बहुपद के मूल बताया जाए तो हम लोग रेखीय बहुपद का व्यापक रूप मानते हैं, रेखीय बहुपद का व्यापक रूप मानते हैं ax प्लस b बराबर 0। ये हमारा रेखीय बहुपद का व्यापक रूप है। अगर यहाँ से हम देखें तो हमारा एक मूलों का सूत्र x बराबर होता है -b/a। अगर x का मान निकालना है तो हम ऐसे निकाल लेंगे। जैसे अगर आपको दे रखा है 2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पे x का मान निकालने के लिए हम लोग x बराबर लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अगर आपको कोई समीकरण 2x प्लस 5 बराबर 0 दिया है तो इसे हम लोग पहला काम करते हैं, व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। अगर तुलना करेंगे तो x a बचा a बराबर 2 हो जाएगा, वहीं b बराबर 5 हो जाएगा। जब हम लोग इस सूत्र में रखेंगे x बराबर, पहले माइनस माइनस लिख देंगे, ऊपर b है, b का मान 5 है और नीचे a है,
मान आपका 2 हो गया। इस प्रकार जो हमारा x का मान 1 हुआ, शून्य भी हमारा 1 हुआ और मूल भी हमारे 1 हुआ। तो यहाँ पे x का मान -5/2 आ गया। अब हम द्विघात बहुपद की बात करेंगे। यदि हम द्विघात बहुपद के व्यापक समीकरण की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। अब हम इसके मूलों की बात करें तो हम लोग लिखेंगे कि माना मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होगा। इसी प्रकार अल्फा बीटा बराबर c/a होगा। अब हम लोग आगे त्रिघात बहुपद की बात करेंगे। अगर त्रिघात बहुपद की बात किया जाए तो इसका व्यापक समीकरण जो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इसके मूलों की बात करें तो माना मूल अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a होगा। इसी प्रकार अगर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करें तो c/a होगा। अगर हम इसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा और गामा की बात करें तो -d/a होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।